पार्टी दिस इज़ योर एजुकेटर वी आर वेलकम टू दिस अमेजिंग सीरीज़ गाइज। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में मैटर इन आ सराउंडिंग चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट देखा था, आज उस पार्ट को मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। प्रीवियस वीडियो का मैं आपको एक बार क्विक रिकैप दे देती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने मैटर के बारे में पढ़ा था कि मैटर क्या होता है। दैन फिर हम लोगों ने फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। फिर हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि मैटर के पास स्पेस होता है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। देन फिर हमने देखा था मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, मतलब कि पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ये हम लोगों ने कल तक पढ़ लिया था। आज इसका मैं कंटिन्यू पार्ट करने वाली हूँ, विच इज़ कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो भाई क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? टेल मी। तो इसका आंसर बच्चा हो जाएगा येस, येस मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। तो इसका आंसर क्या होगा? येस, मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बेसिकली पढ़ रखा था कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं। कौन कौन सी बताओगे जरा मुझे? सॉलिड, लिक्विड, इसके अलावा कौन सी होती है? गैस। यही तीनों स्टेट होती हैं। तो हमें जानना है कि मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, मतलब कि क्या मैटर सॉलिड से लिक्विड में आ सकता है, क्या लिक्विड से मैटर गैस में आ सकता है। इस चैप्टर में भी देखना है। तो आपको पता ही लग चुका है मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। अब कौन कौन से मैथड्स होते हैं जिसके थ्रू मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है? तो टू वेज होते हैं जिसके थ्रू मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है। फर्स्ट वे होता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। जब हम किसी मैटर की टेम्परेचर, किसी मैटर को टेम्परेचर चेंज कर देते हैं तो मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ, आप सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज कर दो ना, तो उसका क्या होगा? उसका वो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर टेम्परेचर किसी डिक्रीज करते हो तो अगेन मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है। इसके अलावा क्या सेकेंड वे होता है कि मैटर अपने प्रेशर को चेंज कर ले। अगर कोई किसी मैटर का हम लोग प्रेशर चेंज कर देते हैं तो अगेन वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है। क्लियर हुआ? नाउ अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में इसके बारे में, समझे। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इसके बारे में बात करते हैं। देखो भाई, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखा था, अगर आपको याद होगा, कि अगर किसी मैटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है? उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। और अगर किसी सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी तो क्या होगा? पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से मूव करने लगेंगे, राइट। अब पार्टिकल्स अगर तेज़ी से मूव करेंगे तो क्या होगा मैम? हीट प्रोड्यूस होगी। और अगर हीट प्रोड्यूस होगी तो जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो भी तो कम हो जाएगी, वो भी तो वीक हो जाएगी। और जहाँ मैटर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होगी तो पार्टिकल्स फ्री हो जाएंगे, फ्रीली मूव कर सकते हैं। हमने पढ़ा था ना फोर्स ऑफ जो मैटर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में, कि जो फोर्स होती है वही मैटर को बेसिकली होल्ड करके रखती है। उनके पार्टिकल्स तभी तो एक दूसरे से होल्ड एक साथ रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। वहीं अगर इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही किसी मैटर की वीक हो जाएगी तो क्या होगा? वो मैटर मेल्ट होने लगेगा, धीरे धीरे मेल्टिंग शो करने लगेगा। तो देखो, जब हीट प्रोड्यूस हुई फिर क्या हुआ? जो आपकी जो बेसिकली जो आपकी वो थी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में वो वीक होने लगेगी, राइट। वीक होने से क्या होगा? वो सब्सटेंस आपका मेल्ट करने लगेगा। और इस मेल्ट को हम लोग फ्यूज़न भी बोलते हैं। जब कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड सब्सटेंस में चेंज होता है तो उसी को हम लोग फ्यूज़न भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बार इसमें क्वेश्चन बेस फ्रेम हुआ है, तो इसको याद रखना कि मेल्टिंग को हम लोग फ्यूज़न भी बोलते हैं। ठीक ना। अब सेकेंड थिंग ये है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट? मेल्टिंग पॉइंट। जब हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को मिनिमम टेम्परेचर देते हैं ताकि वो अपनी स्टेट को चेंज कर ले, मिनिमम मतलब कम से कम टेम्परेचर देते हैं ताकि वो अपनी स्टेट को चेंज कर ले, तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब किसी सॉलिड सब्सटेंस को जब आप टेम्परेचर देते हो, मतलब कम से कम टेम्परेचर देते हो, तो वो अगर मेल्ट होने लगे तो उसी को हम लोग बोल देते हैं मेल्टिंग पॉइंट। आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 273.15 केल्विन। समझे? पता है मेल्टिंग पॉइंट ही हमें इंडिकेट करता है किसी भी सब्सटेंस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। मतलब कि अगर किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट कम है तो कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कम होगी। वहीं किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट अगर ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स वो ज़्यादा होगी। समझे?
तो मेल्टिंग पॉइंट हमें इंडिकेट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसकी स्ट्रेंथ को बताता है। क्या बताता है? उसकी स्ट्रेंथ को बता देता है। समझे? कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो उसको आप हैंड पे सिंपली रखोगे ना तभी वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देंगे। कुछ ऐसे होंगे जिसको आप बहुत टेम्परेचर कर दोगे, बहुत उसका बहुत टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तभी वो मेल्ट नहीं होंगे। समझ रहे हो? तो मेल्टिंग पॉइंट हमें बता देता है कि पार्टिकल की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स वो कितनी होगी। समझ गए? नाउ अब बात करते हैं, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी गिवन है, आप उसको पढ़ लीजिएगा तो आपको पता लगेगा जब आप किसी सॉलिड सब्सटेंस को मेल्ट करते हो ना तो उसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं जाता। क्यों नहीं बढ़ता? देखो, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो? जब भी आप किसी सॉलिड सब्सटेंस को मेल्ट करते हो तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? अब इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलो, इसका आंसर है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है? पहले आप लेटेंट का मतलब समझ लो। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, मतलब छुपी हुई, छुपा हुआ या फिर, ठीक है। तो लेटेंट हीट क्या होता है? द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। जब हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करते हैं, कैसे चेंज करेंगे? हीट टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या है? आप किसी सब्सटेंस को हीट दे रहे हो तो जो हीट आप देते हो किसी सब्सटेंस को उसकी स्टेट चेंज करने के लिए उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। समझ गए क्या होता है लेटेंट हीट? नाउ अब देखो एक चीज़ कि लेटेंट हीट इज़ यूज अप इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेटेंट हीट यूज़ करते हैं हम लोग किसी भी सब्सटेंस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ इट्स स्टेट। लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस। लेटेंट हीट जो है किसी भी सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करती है। जब काइनेटिक एनर्जी नहीं किसी पार्टिकल की इंक्रीज होती है तो हमें कोई भी टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट नहीं दिखता है। समझ गए इतनी बात? तो और एक चीज़ रह गई है। अब देखो एक और पॉइंट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बात हो रही है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ heat energy that is required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is called as latent heat of फ्यूज़न। देखो स्टूडेंट, जब आप क्या करते हो 1 kg आप सॉलिड लो, ठीक है। अब आप चाहते हो उस 1 kg सॉलिड को मेल्ट करना, ठीक है। तो उस मेल्ट करने में आप जितनी उसको हीट प्रोवाइड करोगे 1 kg सॉलिड को, वो कहलाएगी उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। देखो यहाँ पे लिखा भी तो हुआ है कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो प्रोवाइड करते हो 1 kg सॉलिड को, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। समझ गए? तो पहले आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे का टॉपिक कंटिन्यू करती हूँ। लो जरा स्क्रीनशॉट इसका। फ्रेंड्स, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। सपोज करो कि मेरे एक हाथ में रखी हुई है आइस एंड दूसरे हाथ में रखा हुआ है ग्लास ऑफ वाटर। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि किस में आइस में ज़्यादा एनर्जी होगी कि वाटर के पार्टिकल्स में ज़्यादा एनर्जी होगी? क्योंकि दोनों ही बेसिकली सेम टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने हैं, H2O से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। तो किस में ज़्यादा एनर्जी होगी? वाटर में ज़्यादा एनर्जी होगी कि आइस में ज़्यादा एनर्जी होगी? बताओ बच्चा। आइस में ज़्यादा आइस में लेस एनर्जी होगी एंड वाटर में ज़्यादा एनर्जी होगी। समझ में आ रहा है? तो ये आपकी एनसीईआरटी में था, इसलिए मैंने आप सोचा कि आपको बता दूं। आइस के पार्टिकल में लेस एनर्जी होती है, वहीं आइस के पार्टिकल में लेस एनर्जी होती है। वहीं मैं बात करती हूँ वाटर पार्टिकल्स में। वाटर पार्टिकल्स में ज़्यादा एनर्जी होती है, मोर एनर्जी। ओके, नाउ अब शुरू करेंगे हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग वेपराइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? देखो, जब आपने क्या किया था, सॉलिड को हीट किया था, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया था, तो उसने खुद को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर लिया। जब आप क्या करते हो, लिक्विड स्टेट में अगेन थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हो तो वो खुद को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर लेता है और इसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। देखो डेफिनेशन, द टेम्परेचर एट विच अ liquid starts boiling at atmospheric pressure is known as its boiling point। अगेन इसमें आप क्या करोगे, मिनिमम टेम्परेचर लोगे। मिनिमम टेम्परेचर पे जब लिक्विड खुद को बॉयल करना शुरू कर देता है, खुद को गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है, तो उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं वाटर। वाटर देखो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल होता है लिक्विड स्टेट का। अगर वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल करोगे तो क्या होगा, वो खुद को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक, एक और चीज़ आपको बतानी है गाइस कि 0 डिग्री सेल्सियस में, इन 0 डिग्री सेल्सियस 273 डिग्री केल्विन होते हैं। 27 भाई डिग्री क्यों बोला मैंने, 273 केल्विन होते हैं। ठीक है, इसे 0.15 लिख सकते हो, 0.15 केल्विन होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो को पता होनी चाहिए।
अभी मैं आपको इसका कन्वर्जन भी बताऊंगी, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो मैं इसका कन्वर्जन भी आपको बता दूंगी, ठीक है। अब मैं बात कर रही थी एग्जांपल की, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट का एग्जांपल होता है, बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं मैं अल्कोहल की बात करती हूँ तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, जो लिक्विड स्टेट के बॉइलिंग पॉइंट चेंज होते रहते हैं, मतलब कि वाटर का देखो अलग है, अल्कोहल का अलग, ऐसे अलग मरकरी का अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा, समझ में आ रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड टू लिक्विड वेरी करते रहते हैं ना। अब बात करते हैं सेकेंड इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ प्रेशर की। जैसे हम चेंज ऑफ प्रेशर की, देखो भाई अभी हम लोग पढ़ा था कैन मैटर चेंज स्टेट में कि टेम्परेचर को डिक्रीज इंक्रीज करने से भी आपका मैटर में चेंजमेंट आता है, ठीक है, मैटर की स्टेट चेंज होती है। सिमिलरली अगर आप किसी सब्सटेंस का प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हो तो अगेन स्टेट ऑफ मैटर चेंज होती है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन ऑल्सो बी चेंज बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर। जब आप क्या करते हो, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हो तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्या करते हो, सॉलिड सब्सटेंस का जो प्रेशर है उसको डिक्रीज कर देते हो तो वो खुद को गैसियस स्टेट में चेंज कर लेता है। पहले लिक्विड में जाएगा, ठीक है, पहले खुद को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करेगा, फिर उसके बाद आप और डिक्रीज कर दोगे प्रेशर को तो खुद को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर लेगा। समझ में आया। वहीं आप क्या करते हो, प्रेशर को अगर आपने इंक्रीज कर दिया तो वो खुद को क्या करेगा, गैस से पहले लिक्विड में चेंज हो जाएगा और लिक्विड से सॉलिड में खुद को चेंज कर लेगा। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। व्हेन हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू गैस इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। जब आप क्या करते हो, हाई प्रेशर अप्लाई करते हो गैस पर तो वो खुद को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर लेता है। समझ में आया। और इसको बोलते हैं कंप्रेशन एंड कूलिंग, मतलब कि आप कंप्रेशन करके या फिर कूलिंग करके गैसीय सब्सटेंस को लिक्विड में चेंज कर सकते हो। और ज़्यादा कूल करोगे तो क्या होगा, वो खुद को सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर लेगा। तो भाई इसके साथ ही साथ हमारा जो कैन मैटर चेंज स्टेट वाला टॉपिक फिनिश होने जा रहा है। क्या मतलब हो चुका है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको इवेपोरेशन टॉपिक शुरू करती हूँ, ठीक है। फटाफट से लो इसका स्क्रीनशॉट। कही थी बताना, मैं भूल गई थी आपको। देखो यहाँ पर अगर आप किसी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। समझ में आ रहा है। वहीं आप लिक्विड से सॉलिड में चेंज करते हो तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। सिमिलरली अगर आप किसी सब्सटेंस को लिक्विड से गैस में चेंज करते हो तो उसको बोलते हैं इवापोरेशन, ठीक है। और इसी के बारे में हमें नेक्स्ट टॉपिक में अभी डील करना है, ठीक है। और सिमिलरली अगर आप गैस से किसी सब्सटेंस को लिक्विड में चेंज करते हो तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। नाउ सिमिलरली अगर आप गैस से किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड में चेंज करते हो तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन। यस, डिपोजिशन बोलते हैं। सिमिलरली अगर आप किसी सब्सटेंस को सॉलिड से गैसियस में चेंज करना चाहते हो तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। समझ में आ गया। तो आप फटाफट से ले लो इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट टॉपिक बताने वाली हूँ आपको इवेपोरेशन का। बात करते हैं इवेपोरेशन प्रोसेस के बारे में। द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर इवन इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जब हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में अपने मैटर को चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। हमारे घर में जो वेट क्लोथ्स होते हैं वो भी ड्राई होते हैं इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू। सिमिलरली जो कॉमन सॉल्ट होता है वो भी रिकवर्ड होता है सी वाटर से थ्रू इवेपोरेशन प्रोसेस। अब देख लेते हैं क्या इवेपोरेशन, मतलब इवेपोरेशन प्रोसेस किस तरह से होती है उसके बारे में देखते हैं। Some particles of a liquid always have more kinetic energy than the others. कुछ particles liquid के ऐसे होते हैं जिनके पास kinetic energy ज़्यादा होती है as compared to other particles of water of a liquid. So even when a liquid is it's boiling, well नहीं होगा यहाँ पर, willow, ठीक है, willow, ठीक। So even when a liquid is below its boiling point, some of its particles have enough energy to break the force of attraction. जब लिक्विड का टेम्परेचर बिलो होता है बॉइलिंग पॉइंट है तब भी कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है कि वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर लेते हैं और फ्रीली मूव करने लगते हैं। फ्रीली जब मूव करने लगेंगे तो वो खुद को वेपर की फॉर्म में चेंज कर लेंगे, और जब वो वेपर की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं खुद को तो वो कैसे हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तभी तो आपके जो वेट लॉस होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। समझ में आया। Now force of attraction between the particles and escape from the surface of the liquid in the form of vapor. समझ में आ गई ये चीज़ कि जब आपके कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं वाटर के जिनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, और जब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अगर विलो भी होता है तब भी कुछ पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ब्रेक कर जाते हैं और खुद को वेपर की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। क्लियर।
नाउ अब बात करते हैं कुछ फैक्टर्स जो कि इवापोरेशन रेट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर पे जो फैक्टर आता है वो है टेम्परेचर। देखो यार, मैं आपको बहुत ज़्यादा बता चुकी हूँ कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है, और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी। और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स फ्रीली मूव करने लगेंगे, और जब फ्रीली मूव करने लगेंगे तो वो खुद को लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है किसी सब्सटेंस का तो इवापोरेशन रेट फास्ट हो जाएगा। इवापोरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर, मतलब वेपर में चेंज होना लिक्विड का, उसको इवापोरेशन बोलते हैं। और जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो इवापोरेशन रेट फास्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने पर इवापोरेशन रेट फास्ट होता है। सरफेस एरिया के बारे में बात करते हैं। गाइस देखो, जो आपका इवापोरेशन होता है वो एक सरफेस फिनोमिनन है। क्या है, सरफेस फिनोमिनन। ठीक है, ये इवापोरेशन सरफेस पे होता है, सरफेस फिनोमिनन। ठीक, ऐसा होता है कि जब आप किसी भी सब्सटेंस का सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हो तो इवापोरेशन रेट फास्ट हो जाता है, क्योंकि जो काइनेटिक पार्टिकल्स होते हैं उनके पास ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो सरफेस जो इवापोरेशन है फास्ट हो जाता है। मतलब कि सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने से इवापोरेशन अगेन फास्ट होता है। और तभी तो हम लोग जो वेट क्लोथ होते हैं उनको ड्राई करने के लिए उनको फैला देते हैं ताकि वो जल्दी ड्राई हो जाए। तो क्यों करते हैं हम ऐसा, क्योंकि इवापोरेशन रेट कैसा हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए ना। बात करते हैं ह्यूमिडिटी के बारे में। सबसे पहले समझ लो कि ह्यूमिडिटी क्या होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे एयर में जितना वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज व्हाट, ह्यूमिडिटी। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। कहीं आप कह रहे होगे ना, मैम थोड़ा जल्दी लिखा करो, इतना स्लो क्यों लिखती हो, सॉरी फॉर दैट, है ना। इन एयर ह्यूमिडिटी कहलाता है। देखो, अब ह्यूमिडिटी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है इवापोरेशन के। क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन। मतलब कि अगर किसी एरिया की ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर इवापोरेशन रेट कैसा होगा, कम होगा। मतलब कि ह्यूमिडिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर ह्यूमिडिटी जो होगी, ह्यूमिडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शन है इवापोरेशन के। अगर किसी एरिया का इवापोरेशन रेट ज़्यादा है तो समझ सकते हो कि वहाँ का जो ह्यूमिडिटी होगी वो कैसी होगी, कम होगी। और जहाँ पर इवापोरेशन रेट स्लो है तो वहाँ पर इसकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। समझ गए। तो ह्यूमिडिटी के इंक्रीज़ होने पर इवापोरेशन रेट स्लो होता है, और अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवापोरेशन रेट फास्ट हो जाता है। नाउ हम बात करते हैं विंड स्पीड। अगेन विंड स्पीड भी बहुत अच्छा। अगर विंड स्पीड किसी एरिया में जब विंड तेज चलती है तो क्या होता है, इवापोरेशन रेट फास्ट हो जाता है। हम अपने क्लोथ के एग्जांपल समझ सकते हैं। जब क्लोथ में किसी एरिया में विंड बहुत तेज चल रही है तो हमारे क्लोथ जल्दी सूख जाते हैं, होता है ना ऐसे। तो विंड स्पीड भी अफेक्ट करता है इवापोरेशन को। समझ में आ गया। नाउ अब बात करते हैं कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन। गाइस, इवापोरेशन हो रहा होता है तो हमें काफ़ी कूल फील होता है। ऐसा क्यों होता है, चलो एग्जाम्पल समझते हैं। आप क्या करो, एक बीकर लो, ठीक है, उस बीकर को बेसिकली ऐसे खुला छोड़ दो, मतलब उसमें ढको वगो नहीं, उसमें आप पानी भर दो तो धीरे धीरे क्या होता है, वो वाटर जो होता है उसका वो इवापोरेट होने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के वो अपने सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब वो अपने सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो क्या होता है, इवापोरेशन रेट कैसा हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और जब इवापोरेशन रेट इंक्रीज़ होता है तो वो तो लिक्विड वेपर की फॉर्म में चेंज होने लगता है ना। अब आप कहोगे मैम ये तो आप इवापोरेशन प्रोसेस बता रही हो, इससे कूलिंग का क्या संबंध है। कूलिंग संबंध है बेटा, अभी मैंने बात की थी कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं उनके पार्टिकल्स वो क्या होती है, वो हीट एनर्जी ही तो होती है। क्या होती है, हीट एनर्जी होती है मैम। अब जब सराउंडिंग से आप हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लोगे तो सराउंडिंग में जो हीट एनर्जी का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा। कम होने की वजह से हमें काफ़ी कूल फील होता है। समझ में आया। मैं दूसरा एग्जाम्पल दे दीजिए। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एसीटोन का। एसीटोन क्या होता है, नेल पॉलिश रिमूवर होता है। आप उसको अपनी हाथ पे रखो और फिर धीरे देखो, बाद में थोड़ी देर में देखोगे कि वो इवापोरेट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में भी कुछ एनर्जी होती है, कुछ हीट एनर्जी होती है। जो उसके पार्टिकल्स होते हैं एसीटोन के, वो क्या करते हैं, उसको हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने की वजह से वो खुद को वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगेन हमें उससे काफ़ी ठंडा फील होता है। जब डालते हैं उसको काफ़ी कूल फील होता है। क्यों फील होता है, क्योंकि अगेन वो हमारी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। समझ गए ना। अब पढ़ते हैं, अब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन।
This cooling caused by evaporation is based on the fact that when a liquid evaporates, it draws or take the latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको पता होगा। नहीं पता है तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करो और लेटेंट हीट को समझो, देन आपको समझ में आ जाएगा लेटेंट हीट क्या होता है। ठीक, फ्रॉम एनीथिंग विच इट टचेस बाई लूजिंग हीट दिस एनीथिंग गेट्स कूल। देखो भैया, एनीथिंग मतलब कोई सब्सटेंस, एनीथिंग में आपका भी मैंने एसीटोन का एग्जाम्पल लिया था, वो एनीथिंग में आ जाएगा। ठीक है, मैंने अभी वाटर वेसल लिया था जो कि खुला था, वो एनीथिंग में आ जाएगा। तो वो एनीथिंग मतलब कि अब ये है कि क्या करते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब इट ड्रॉज और टेक, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ले लेते हैं सराउंडिंग से, और जब हीट ले लेंगे तो हमें टेम्परेचर रेज होता हुआ दिखता नहीं है और हमें कूल फील होता है। समझ गए? तो ये था कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। मुझे उम्मीद है कि एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लेना मुझसे ना, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, थोड़ा दो टॉपिक और रह गए, उनको कवर करेंगे। ठीक है, फटाफट से लो इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं कि व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स। इस समय हम लोग कॉटन क्लोथ्स समय में क्यों वियर करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखो पहली बात तो ये इवेपोरेशन का ही टॉपिक है, मतलब समझना कि मैं बताऊं कहां से टॉपिक लिया है। ठीक है, इवेपोरेशन का ही टॉपिक लिख देती हूं यहां पर। ठीक है, इवेपोरेशन। ओके, तो ये टॉपिक आपका इवेपोरेशन का है। हमसे कहा जा रहा है कि कॉटन क्लोथ्स हम लोग समर के टाइम पे क्यों वियर करते हैं। आपको समझ में आ रहा है इवेपोरेशन टॉपिक है मैम, हो सकता है कि इवेपोरेशन से इंक्रीज हो जाएगा। तो यस गाइस, कॉटन क्लोथ पहनने से क्या होता है, इवेपोरेशन रेट फास्ट हो जाता है। क्या होता है, इवेपोरेशन रेट कैसा होता है, फास्ट हो जाता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्टर। ठीक, रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसा होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक, नाउ बात करते हैं, वी वियर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर एज कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब पर्सपायर फ्रॉम द बॉडी एक्सपोजिंग टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन। देखो हमारी समर टाइम में हमारी बॉडी काफी पर्सपायर प्रोड्यूस करती है, दैट्स फाइन। अब ये पर्सपायर प्रोड्यूस करती है कुछ पार्टिकल्स मिलकर, पर्सपायर पार्टिकल्स मिलकर बना हुआ होता है। तो जब ये हमारे आउटर सरफेस पे आता है तो ये बाहर के सराउंडिंग से क्या करता है, एक्सपोज होता है। सराउंडिंग एक्सपोज होकर एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। एनर्जी अब्सॉर्ब करने की वजह से क्या होता है, बताओ जरा, इवेपोरेशन रेट इंक्रीज हो जाता है। इवेपोरेशन इंक्रीज होने की वजह से हमें कूल फील होता है, समझे। एक्सपोजिंग टू एटमॉस्फेयर इजी इवेपोरेशन एज वी टेंड टू पर्सपायर मोर ड्यूरिंग समर एंड कॉटन क्लोथ फैब्रिक अब्सॉर्ब पर्सपायर एंड हेल्प बॉडी टू कूल। कॉटन क्लोथ क्या करते हैं, हमारे पर्सपायर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, क्या करते हैं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें कूल फील होता है। तो कॉटन क्लोथ इसलिए पहनते हैं कि हम लोग काफी कूल फील करें। समझ गए? नाउ नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। एक ग्लास में आप आइस कोल्ड वाटर रख दो तो आपको उसके ऊपर आउटर सरफेस पे कुछ वाटर ड्रॉपलेट उठा दो, उसको आउटर सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखती हैं। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले प्रोसेस है ना, आउटर सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखती हैं, वो होती है कंडेंसेशन। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। नाउ अब पढ़ते हैं हम लोग क्या लिखा है। लेट्स टेक सम आइस कोल्ड इन अ टम्बलर, सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। क्या करते हैं हम लोग, एक टम्बलर लेते हैं, उसमें कोल्ड वाटर रखते हैं, फिर हम थोड़ी देर बाद में आइस वाटर ड्रॉपलेट्स दिखने लगेंगी। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स on the outer surface of the tumbler. Okay, the water will be present in air on cooling. It contact with the cold glass of water. तो वहाँ कुछ वाटर, हमें पता है कि ह्यूमिडिटी हमारे अराउंड हमारे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होती है। जब वो कांटेक्ट में आती है किसी कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर के, तो क्या करती है, एनर्जी को लूज कर देती है एंड कन्वर्ट कर लेती है खुद को लिक्विड स्टेट में। समझे, खुद को किसमें कन्वर्ट कर लेती है, लिक्विड स्टेट में, which we see as water droplets। समझ रहे इस प्रोसेस को? क्या हुआ, जब वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर जो एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी कांटेक्ट में आई ग्लास वाटर, कोल्ड ग्लास वाटर के, तो उसने क्या किया, खुद की स्टेट चेंज कर लिया, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर लिया, इसलिए लिक्विड स्टेट में दिखता है वाटर ड्रॉपलेट्स। समझ गए? तो इसके साथ ही साथ हमारी टॉपिक फिनिश हो गया है। अभी बस प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बचा है। सो मैं बताती हूँ, क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे। वो मैं जो बोस-आइंस्टीन वाला आपको बुक से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, सो मैं कोई नोट अपने देने वाली हूँ, एक्सप्लेन कर दूंगी बुक से। सबसे पहले क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से ले लो। अब बात करते हैं प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। देखो भी ऐसा है कि अभी तक हमें 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पता थे कि मैम कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब बात करेंगे दो और मैटर, दो और स्टेट्स ऑफ मैटर जो कि नाउ साइंटिस्ट, आज के साइंटिस्ट बेसिकली मानते हैं। देखो मैं आपको एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन दूंगी, कोई आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं करने वाली हूँ इस टॉपिक का। ठीक है, शुरू करते हैं बोस-आइंस्टीन और प्लाज्मा के साथ। सबसे पहले प्लाज्मा, द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। जो प्लाज्मा प्लाज्मा के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड होते हैं। सेकेंडली, दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज गैसेस। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आयनाइज गैसेस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। द फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है और नियॉन गैस साइन बल्ब, ये प्लाज्मा कंसिस्ट करते हैं, तभी प्लाज्मा की वजह से ही ग्लो करते हैं। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? इनसाइड अ नियॉन साइन बल्ब देयर इज नियॉन गैस, इनसाइड अ फ्लोरेसेंट ट्यूब देयर इज हीलियम गैस और सम अदर गैसेस। क्या बोला, नियॉन साइन बल्ब के अंदर नियॉन गैस प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है उसके अंदर हीलियम गैस प्रेजेंट होती है। समझे? दिस गैस गेट्स आयनाइज, ये गैस आयनाइज हो जाती है और आयनाइज होने की वजह से ये अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेती है। देखो लिखा भी हुआ है, द गैस गेट्स आयनाइज, दैट इज गेट चार्ज व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज थ्रू इट। ठीक है, नाउ this charging up creates a plasma growing inside a tube or bulb। और इस चार्जिंग की वजह से क्या होता है, प्लाज्मा बेसिकली ग्लो करने लगता है और इसके अंदर चार्ज आ जाता है।
द प्लाज्मा ग्लोज विद अ स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस। तो प्लाज्मा जो होता है ये ग्लो करता है डिफरेंट डिफरेंट कलर। जैसे मैं बात करती हूँ सन और मून, सन और स्टार्स के बारे में बात करते हैं। सन और स्टार्स ग्लो करते हैं ना, तो एक दो स्टार कैसे वाइट कलर से ग्लो करते हैं। वहीं यहाँ पर सन की बात करते हैं तो उसका अंदर येलोइश कलर होता है। तो देखो डिफरेंट कलर है ना, येलो वाइट। तो ये मतलब ये कलर जो डिपेंड करता है कौन सी गैस प्रेजेंट है, सन के अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट है, वहीं आपके जो स्टार्स है उनके अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट है, उस पर डिपेंड करता है, समझे। नाउ द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। प्लाज्मा स्टार्स में इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि उसका टेम्परेचर काफ़ी ना हाई होता है। तो ये था प्लाज्मा के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है जो कि आपकी सत्येंद्रनाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। इन दोनों ही साइंटिस्ट ने कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस की थी जिसके बेसिस पे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इन्होंने को नाम दे दिया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। देखो यहाँ पर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को शॉर्ट में हम लोग BEC ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BEC। क्लियर हुआ? नाउ द BEC इज फॉर्म बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। जब हम लोग गैस को कूल करते हैं वो भी एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पर, तो हमें BEC मिलता है। ठीक है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर मिलता है। तो भाई ये था, दिस इज ओवरऑल फॉर टुडेज वीडियो। और इसी के साथ हमारा चैप्टर है मैटर इन सराउंडिंग कंप्लीट हो चुका है। इसका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब बात आएगी टेस्ट की, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। कल तो मेरा कोई वीडियो आएगा नहीं इस चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि कल मैं चाहती हूँ कि आप NCERT रीड करें, NCERT के क्वेश्चंस लगाएं। परसों मैं आज के टेस्ट लूँगी एज वेल एज कुछ NCERT क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे और फिर भी कोई डाउट आता है तो क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। बाय।